दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार में परिस्थितियां चुनाव के बाद भी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ बिहार की जनता ने दो राजनीतिक दल, एक ही गठबंधन के दो पार्टियों बीजेपी और जेडीयू को 80 से 90 के बीच लगभग बराबर की पायदान पर लाकर छोड़ दिया। थोड़े से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, 4 सीटें मिली, बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीजेपी को ज्यादा सीटें जब नीतीश कुमार से 31 ज्यादा थी, यानी 2020 में, तब भी उन्होंने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा था, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उस वक्त उन्हें मन महसूस कर छोड़ना पड़ा था। अब गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। मोटे तौर पर कहें तो बिहार का पुलिस प्रशासन सम्राट चौधरी यानी बीजेपी कोटे के मंत्री के हाथों में दे दिया है। लेकिन स्पीकर के पद को लेकर रस्साकसी जारी है। लेकिन इस स्पीकर की कंट्रोवर्सी के बीच में अचानक बंगला विवाद भी आ गया। और आखिर ये बंगला विवाद कैसे आया? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्ष की नेता भी है विधान परिषद में, उस विधान परिषद में, जिस विधान परिषद में सदन के नेता नीतीश कुमार है और विपक्ष की नेता राबड़ी देवी है, उनका बंगला बदलने का आदेश जारी किया गया। चर्चा है कि वो आदेश वापस भी लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में वो मामला आ गया है। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से लालू यादव के परिवार को दूर किया जा रहा था, कि पता नहीं कब जो विधानसभा का अंक गणित है उसमें नीतीश कुमार कभी चाय पीने चले जाएं और बिहार की राजनीति में खेल हो जाए। बीच में एक सर्विस लेन और उसके बाद एक तरफ मुख्यमंत्री आवास और एक तरफ राबड़ी आवास हुआ करता है, जहां लालू परिवार रहता है। तो एक इस आशंका की वजह से तो बंगला नहीं बदला गया। अब चूंकि बंगला बदलने वाला विभाग नीतीश कुमार के कोटे के यानी जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के पास है। विजय चौधरी लालू परिवार के भी विश्वस्त माने जाते हैं, नीतीश कुमार के विश्वस्त तो है ही। ऐसे में बिना विजय चौधरी की मंजूरी के बंगला बदलने का आदेश आया होगा, ये गले नहीं उतरता। वहीं कई लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि बंगला बदलने का आदेश जारी करके नीतीश कुमार अपनी चिर परिचित अदा में बीजेपी की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बने रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार यदि कहें कि हम पूरब जा रहे हैं तो पूरब छोड़कर बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढने पर मिल सकते हैं, पूरब में कतई नहीं मिलेंगे। तो कहीं बीजेपी को नीतीश कुमार निश्चिंत तो नहीं कर रहे कि हम तो उनको अपने से दूर करना चाहते हैं और फिर उसके बाद कोई खेल कर दें, यानी जब सामने वाला व्यक्ति अपनी सतर्कता गंवा दे उसके बाद खेल कर दे। इसके लिए तो बंगला नहीं बदला जा रहा, ताकि इस बंगला विवाद में लोग फंसे रहे और तब तक नया खेल हो जाए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो रस्साकसी है, क्या उसमें नीतीश कुमार स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर है, यानी चंद दिनों के मुख्यमंत्री, या सम्राट चौधरी चंद दिनों के उप मुख्यमंत्री है? इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और आप सबके चहेते ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बंगला विवाद के पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, ये नियम कानून तो जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो बंगले आवंटित करने का जो कानून है तो खुद नीतीश कुमार लेके आए थे, ये आप भी जानते हैं। अब हाईकोर्ट ऐसे ने क्या रिक्वेस्ट कर परिस्थिति दिया था। हुआ। हाँ, हाई कोर्ट ने उनको केस कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थिति आई अचानक चुनाव के नतीजे आने के बाद? अब सब कुछ कंफर्ट जोन में है एनडीए के लिए। जी। आपको बहुमत से अधिक मैंडेट मिला, हम्म। उसके बाद आनंद फानंद में ऐसी क्या मतलब मजबूरी रही, खासकर एनडीए की। यदि विजय चौधरी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, और इस प्रकार के परिपाटी के लिए नीतीश कुमार नहीं जाने जाते हैं कि बंगला खाली करवा दीजिए, उसको उसको कुछ बैकडोर से डिस्टर्ब कर दीजिए, या ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। इस प्रकार की राजनीति में तो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। मतलब प्रतिशोध की राजनीति करने वाली सोच नीतीश कुमार की नहीं रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार ये पहली बार बिहार कमजोर में हुए हैं? देखने को मिला है। जब कमजोर 43 कमजोर हो तक कमजोर नहीं थे और 85 पे कमजोर हो गए। नहीं, कमजोर मैं कह रहा हूं विभागों के बंटवारा से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अभिषेक जी, गृह विभाग आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट विभाग होता है। शासन जी। प्रशासन का बागडोर गृह विभाग के अंतर्गत आता है, जो मंत्री होते हैं उनके अंतर्गत आता है। और जब से एनडीए बिहार में सत्तासीन है, तब से ये विभाग
मुख्यमंत्री के अंडर में हुआ करती थी, यानी नीतीश कुमार के अंडर में हुआ करती थी। आज पहली बार गृह विभाग जो है बीजेपी या अन्य सहयोगी कोटे के, चाहे बीजेपी सहयोग में रही हो, चाहे वो राजद में स्टेपनी रही हो नीतीश कुमार की, गृह विभाग जो है हमेशा नीतीश कुमार के जिम्मे रहा करती थी। आज ऐसी परिस्थिति क्या हुई कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग देना पड़ा, बीजेपी को देना पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं। पहले बंगला वाले मामले पे बताइए। बंगला के पीछे क्या, मामले के पहले निश्चित करना चाहते हैं बीजेपी को। अब बंगले के पीछे, अब बंगले के पीछे का स्टोरी ये है कि आप देखिए मुख्यमंत्री और जो मतलब एनडीए महागठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं लालू, राबड़ी और तेजस्वी के बीच दूरी कितनी है। आप जानते हैं जब पिछले बार पलटासन हुआ था या पलटासन करवाया गया था, तो आपने देखा कि मुख्य मार्ग से लोग गए भी नहीं, पीछे वाले डोर से जाके चले गए। तो ये बीजेपी को डर सता रही है, बीजेपी को कहीं ये डर सता रही होगी, खासकर अमित शाह को, ठीक है, फिर से कहीं चाचा भतीजा जो है बैकडोर से कहीं पे गुपचुप तरीके से मुलाकात कर ले। भाई बाहर तो सुरक्षाप लगा रखे हैं, बाहर कैमरा लगा रखे हैं, इस गेट से निकले, पीछे से उस गेट से मतलब चले गए वहां, फिर चाय पी के निकल गए। फोन टेप कर सकते हैं, फोन टेप कर सकते हैं, मीडिया कर्मियों द्वारा आप निगरानी रख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा निगरानी रख सकते हैं, लेकिन बैकडोर जो मीटिंग है, दरवाजा ये देखिए, ये दरवाजा खुला इधर, ये दरवाजा बंद। तो हो सकता है कि चाचा भतीजा को डिस्टेंस करने के लिए ये बंगले वाली थ्योरी नहीं, लेकिन सवाल ये है को एक्सक्यूट किया गया। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा, मैं जो आप सोच रहे हैं मैं वही बता रहा हूं कि विजय चौधरी इसके मंत्री हैं। अब विजय चौधरी जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के कोटे के विभाग है। तो क्या नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा है? सवाल ये, क्योंकि देखिए मैं शुरू में ही आपको कहा नीतीश कुमार इस प्रकार के राजनीति करने वाले नेता नहीं है, इस प्रकार का उनका मिजाज नहीं रहा है। आप तो नीतीश कुमार को बहुत दिनों से जानते हैं, या पत्रकार के नाते उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो अपने विरोधियों का भी सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार कटाक्ष भी करते हैं तो संसदीय शब्दों के, मतलब संसदीय दायरे में रखकर वो कटाक्ष करते हैं, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए बिलो द बेल्ट जाके। एक दो बार विधानसभा में जो घटना होगी उसको छोड़ कर दिए बात करें तो कहीं ना कहीं ये है कि भविष्य में चाचा भतीजा कोई ऐसा गठजोड़ ना कर ले। हालांकि यदि गठजोड़ करना होगा तो बंगले वाली बंगले की दूरी और नजदीकियां से कुछ बात होती नहीं है। बताइए आप एक लाइन में ऋषि जी बताइए, आप जानते हैं कि विजय चौधरी लालू यादव के कितने विश्वस्त हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब लालू यादव की पार्टी महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी हो गई, तब भी नीतीश कुमार अड़े थे कि स्पीकर हमारा होगा, और लालू यादव ने स्पीकर बनाने के लिए नीतीश कुमार को जिस जेडीयू नेता के नाम पर सहमति दी थी वो विजय चौधरी थे। 2015 में 5 साल वो विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो लालू यादव के भी विश्वस्त माने जाते हैं विजय चौधरी, और बहुत मृदुभाषी स्वभाव के माने जाते हैं। विजय चौधरी के मंत्रालय से अगर इस तरह का नोटिस निकला है तो ये नोटिस भूलवश निकल गया? और जो बात आप कह रहे हैं इसमें दूसरा सवाल मैं नथी कर देता हूं। कहा जा रहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड वो ईयरमार्क्ड बंगला है, मतलब कर्णांकित है, वो नोटिफाई है उसमें। तो देखिए दो बात, एक चीज समझिए, नोटिफाई कौन करता है? डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी करता है। 2 मिनट में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 10 सर्कुलर रोड विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए नोटिफाई है, बात खत्म। इसमें तो बीजेपी का एंगल नहीं है। इसीलिए डाउट हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं जिसके लिए बंगला विवाद में लोगों का ध्यान चला जाए और तब तक दूसरा खेल हो जाए। देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, राजनीति परिस्थितियों का खेल है। लेकिन दो थ्योरी चल रही है। एक मिनट ऋषि जी, गांव में सुना होगा आपने बैल चोर की कहानी, कि बैल चोरी करने रात में जब बैल चोरी होती थी तो 2 चोर आते थे, घंटी खोल के भागते थे, घंटी एक पूरब दिशा में तो बैल लेके पश्चिम दिशा में। तो ये मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, अपने दर्शकों को बता दूं, बस उदाहरण स्वरूप ये बात कही कि घंटी दो अलग अलग दिशाओं की बात उस संदर्भ में कहा। तो ऋषि जी ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खेल हो रहा है कि लोग बंगला विवाद में उलझे रहे हैं
तब तक कुछ नया खेल हो जाए, नई स्क्रिप्ट लिख दी जाए। देखिए, दो प्रकार की थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी ये भी है कि लालू परिवार को लगा कि ये बंगला उनके लिए शुभ नहीं है, चाहे तेज प्रताप की आजादी से लेके तमाम चीजें आपने देखा सरकार में, बार बार विधानसभा में उनको पटकनी मुंह की खानी पड़ी है। तो हो सकता है कि ये मतलब बंगला उनके लिए शुभ नहीं हो। राबड़ी देवी या लालू यादव ने खुद बात किया हो विजय चौधरी से, या आप भी ये कह रहे हैं कि विजय चौधरी लालू यादव के नजदीकियां हैं, लेकिन इस बात में दम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगल मंडल ने इस बात को खंडन करते हुए कहा कि किसी भी हालात में इस बंगले को हम लोग नहीं छोड़ने जा रहे हैं। कल का उनका बयान है मंगल मंडल का। दूसरा थ्योरी ये है कि भूलवश जो उसको क्लरिकल मिस्टेक कहिए या विभाग का मिस्टेक कहिए कि एक नोटिस चला गया है, और जो ये इस चर्चा में थोड़ा दम भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस आदेश को फिर से वापस ले लिया जाए। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, जो मतलब हमने कई नेताओं से बात की है, उसके आधार पर बता रहे हैं कि विजय चौधरी की तरफ से राबड़ी देवी को एक कॉल गया है। विजय चौधरी ने कहा है कि ये भूलवश विभाग से एक नोटिस चली गई है और इस नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ये एक खबर जो पटना के पॉलिटिकल गलियारों में जो घूम रही है, उसके आधार पर कह रहा हूँ, इसके पीछे कोई पुख्ता प्रूफ मेरे पास नहीं है। तो दो प्रकार की थ्योरी है जो मैं बता दूं। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। हो सकता है कि किसी अन्य चीज को ऑपरेशन मतलब उसको अंजाम देना हो तो कुछ घासी घटना कर दे ताकि लोगों को उस पर नजर न जाए। लेकिन अभी मैंडेट मिला है, अभी कुछ मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ दो बीजेपी जेडीयू के बीच में ऐसा कुछ खटपट या ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तमाम राजनीतिक पंडितों को इस बात की हैरानी है, जो गृह विभाग नीतीश कुमार के जिम्मे हुआ करती थी, आज ऐसे क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो गृह विभाग इसी बीजेपी सवाल को पर देना मैं आ पड़ा। रहा हूँ ऋषि जी, आप इसी देखिए, सवाल पर मैं आ रहा हूँ। 43 सीट वाली जेडीयू, 43 सीट वाली जेडीयू ने 2020 में गृह विभाग अपने जिम्मे रखा। आज 85 सीट वाली जेडीयू ने गृह विभाग बीजेपी को क्यों दे दिया, ये सबसे बड़ा सवाल। जी एक सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक घुमा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सी पर, गृह विभाग और स्पीकर की कुर्सी पर गिव एंड टेक किया है। यानी गृह मंत्रालय छोड़ा है तो पिछले विधानसभा में जो स्पीकर की कुर्सी उसे अपने सहयोगी दल के लिए देनी पड़ती थी, वो वापस लेने का फैसला किया है। इस थ्योरी में कितना दम है? क्योंकि जेडीयू की तरफ से दामोदर रावत और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम चल रहा है आपको इनका प्रेम कुमार का। ऋषि जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए, बीजेपी के तरफ से सबसे प्रमुख नाम जो है वो प्रेम कुमार का है, और प्रेम कुमार सीनियर नेता भी हैं, संसदीय राजनीति का बड़ा अनुभव है उनको, और एक उम्र के पड़ाव में भी है। विधानसभा अध्यक्ष का मतलब क्या है कि आप एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष या राज्यपाल या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, भाई अगले 5 साल के बाद आपकी राजनीतिक यात्रा को विराम दे दिया जाएगा। प्रेम कुमार का इस बार भी टिकट कटने वाला था, लेकिन चंद्रवंशी समाज की बहुलता के कारण उनको इस बार टिकट दिया गया है। पुराने नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी कोटा से, वो है प्रेम कुमार का। दूसरी बड़ी जो नाम है वो है रेणु देवी, जो डिप्टी सीएम रही हैं। बीजेपी चाह रही है कि जिस प्रकार से महिलाओं ने दिल खोल कर वोट किया उनको, एनडीए को, नीतीश कुमार को, बीजेपी को, तो क्यों ना उस सेंटीमेंट को भुनाने के लिए और एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए कि बिहार में प्रथम महिला स्पीकर किसी पार्टी ने दिया या किसी गठबंधन ने दिया तो एनडीए बीजेपी ने दिया। तो ये एक रिकॉर्ड, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। दूसरा, आपने जेडीयू की बात की तो दामोदर राउत से लेके मंजीत सिंह, कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम चल रहा है। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव का भी नाम है। हाँ, और ये क्योंकि देखिए, आप देखिएगा तो विधान परिषद के जो सभापति हैं वो बीजेपी कोटे से हैं, और विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी कोटे से हो जाएंगे। तो दोनों सदनों में जो सदन के मतलब जो अध्यक्ष होंगे वो बीजेपी कोटे से होंगे। तो हो सकता है उसको बैलेंस करने के लिए, और सबसे पुराने नेता है नरेंद्र नारायण यादव, और
नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक है, तो हो सकता है कि उनको भी बनाया जा सकता है। और जिस प्रकार से गृह विभाग बीजेपी ने अपने जिम्मे ली है, अपने अपने अंडर ली है, तो हो सकता है कि वो एक एडजस्टमेंट के तहत स्पीकर, लेकिन गठबंधन के सरकार में अभिषेक जी स्पीकर का रोल कितना बड़ा होता है आप जानते हैं। कोई भी पार्टी स्पीकर को के पद को छोड़ना नहीं चाहता है, और नीतीश कुमार जिस खेल के लिए एक्सपर्ट है, पलटासन के लिए, तो उसमें स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए अब क्या होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन एक चीज ऋषि जी, ये टेक्निकल चीजें मुझे समझाइए। गृह विभाग तो नीतीश कुमार ने दिया है, लेकिन जीएडी यानी सामान्य प्रशासन अपने पास रखा है। यानी जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन की नकेल होती है, वो क्या है? वो है सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के पास है, मतलब गाड़ी की चाबी अपने हाथ में रखी है और स्टीयरिंग थमा दी है सम्राट चौधरी को। चाबी तो हम ही स्टार्ट नहीं, करेंगे। गाड़ी का स्टीयरिंग भी है, चाबी इन्हीं के पास है, कंडक्टर खलासी उनको दे दिया, ये कही। स्टीयरिंग तो भाई अब डीएम, देखिए मेरे मेरे समझ से हिंदुस्तान में 3 ही पद है, नेशनल लेवल पे पीएम, राज्य लेवल पे सीएम और जिला लेवल पे डीएम। यानी पीएम, सीएम और डीएम, यही तीनों लोग जो है देश को चलाते हैं। और जब डीएम के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नीतीश कुमार ने खुद अपने पास रख लिया है, और डीएम जो है जिला का मालिक होते हैं, एसपी जो है आप भी जानते हैं कि सहयोग की भूमिका में होते हैं। डीएम के पास इतना पावर होता है कि वो एसपी को आदेश दे सकते हैं, और डीएम करीब करीब सभी विभागों के वो हेड होते हैं। किसी भी विभाग में वह हस्तक्षेप कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पथ निर्माण हो, चाहे वो ग्रामीण कार्य हो, किसी भी विभाग में जाके वो निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, पुलिस विभाग को आदेश दे सकते हैं, किसी थाना का निरीक्षण कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने गृह विभाग, ठीक है, बीजेपी के जिम्मे, मतलब बीजेपी के हवाले कर दिया है, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया है। आपको हम यदि सामान्य भाषा में कहें, सामान्य भाषा में कहें, बच्चों के भाषा में कहें, थम्स अप तो थमा दिया है बोतल, लेकिन उसका जो कोल्ड ड्रिंक निकाल लिया है, खाली बोतल दे दिया, थोड़ा सा दे दिया है, बच्चा को झुनझुना। मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई डीजीपी जिनके अंडर में तमाम जिलों के एसपी है, एसपी साहब के अंडर में थाना है, तो जो डीजीपी है वो तो रिपोर्ट करेंगे सीधे सीधे मुख्यमंत्री को, वो सम्राट चौधरी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, रिपोर्ट करेंगे वो मुख्यमंत्री को, रिपोर्ट करेंगे चीफ सेक्रेटरी को। और वो पूरा का मोटे तौर पर कहें तो सामान्य प्रशासन को, अपने पॉलिटिकल बॉस को, राजनीतिक बॉस को या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस को, प्रशासनिक बॉस को, उनको रिपोर्ट करेंगे। अब उस स्थिति में सम्राट चौधरी की भूमिका बतौर गृह मंत्री बिहार में क्या है? क्योंकि बिहार में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, डीजीपी सिस्टम है, और डीजीपी सिस्टम में पुलिस के पास उतने अधिकार नहीं है। हाँ, थाना है, एफआईआर करना तो सम्राट चौधरी नहीं भी अगर होते गृह मंत्री, लेकिन उप मुख्यमंत्री थे, अगर किसी के ऊपर एफआईआर कोई नहीं ले रहा है थानेदार, अगर फोन कर देते क्यों नहीं ले रहे हैं एफआईआर, तो भाई डिप्टी सीएम का फोन आ जाए तो एफआईआर लेना ही पड़ेगा दरोगा जी को, चाहे गृह मंत्री रहे, चाहे पथ निर्माण मंत्री रहे, बतौर डिप्टी सीएम। जो जिस ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है और इस सिस्टम में ऊपर के लोगों का रसूख मानना पड़ता है, तो आखिर इनको स्पेशल क्या मिला है? वित्त मंत्रालय था तो कम से कम आर्थिक विभाग था, यहां इनको मिला क्या है बिना सामान्य प्रशासन के गृह विभाग? क्योंकि एक नई चीज मैंने सुनी है, गृह विभाग से भी विजिलेंस और आर्थिक अपराध शाखा को निकालकर कार्मिक विभाग में जोड़ दिया गया है, जो मुख्यमंत्री के पास है। मतलब तो मैंने शुरू में छापा कहीं मारना हो तो वो पुलिस वो ऑर्डर वहां से निकलेगा। आर्थिक अपराध यानी किसी के ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई करनी हो, किसी कोई सीओ साहब मान लीजिए पैसा ले रहे हैं, जिससे आता है ना कि सीओ पैसा लेते हुए पकड़े गए, अब फला शिक्षा अधिकारी पैसा लेते हुए पकड़े गए, वो छापा मारना हो तो वो पुलिस के पास था विजिलेंस, लेकिन वो चला गया है विजिलेंस सीधे सीधे उनके पास, कार्मिक के पास। तो जो था उसमें वो भी निकाल करके दे दिया है, तो दिया क्या है ये तो हमें बताइए। अरे कहे ना, खाली डिब्बा दे दिया है इनको, बच्चे को, जो रूठे हुए बच्चे को मनाने के लिए उसका जो मेन कंटेंट निकाल के एक डिब्बा थमा दिया जाता है, वही डिब्बा इनको दे दिया गया है। आपने बिल्कुल सही किया। कल भी हम तो मोबाइल का डिब्बा दे देते हैं कि यही मोबाइल इसी में आया था, नकली मोबाइल आता है ना, खिलौना सा वो। तो कल भी हम एसएसपी साहब से बात कर रहे थे, एक जिला के एसएसपी साहब से, तो बोले कि हम लोग डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट करते हैं। हाँ, यदि गृह मंत्री बुलाएंगे तो जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग जो है डायरेक्ट जो है सीएम को रिपोर्ट करेंगे।
मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, डीजीपी साहब जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। और आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है, हर विभाग में एक अपने आईएएस को लगा देते हैं, विभाग किसी का भी हो, किसी भी कोटे में हो, जेडीयू कोटे में हो कि जेडीयू, हाँ, चंद्रशेखर के साथ आपको याद हो के पाठक लगाए थे, उसके बाद चंद्रशेखर साहब विदा ही हो गए, विभाग से विदा हो गए। और आपको वो आदेश याद होगा कि शिक्षा मंत्री के यह हाल उन्होंने कर दिया था कि शिक्षा मंत्री के आप सचिव उस विभाग में जा भी नहीं सकता जी। तो आप समझ सकते हैं। तो एक पूरे गृह विभाग सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट होता है शासन प्रशासन के दृष्टि से देखे, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। तमाम जो 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 पावर हैं, जो मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग के जो 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 मतलब अधिकार है, वो नीतीश कुमार अपने अपने जिम्मे ले लिया है। लेकिन फिर भी यदि एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो ये पहली बार बिहार में हुआ है, खासकर एनडीए की जब से शासन बिहार में आई है, कि गृह विभाग बीजेपी के कोटे में गई है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का एनडीए पे जो पकड़ 2005 या 10 या 15 20 में आपने देखा, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। आप समझ सकते हैं 43 सीटें वाले जेडीयू की जो धमक उस समय थी, अब 85 सीट वाली जो जेडीयू है, आप 4-5 सीट ना अधिक है, बीजेपी कितना 90 है, 89 है, 89 है, 4 सीट अधिक है। और फिर भी नीतीश कुमार के पास गृह विभाग, पूर्ण रूप से गृह विभाग का नहीं होना। चर्चा है ऋषि जी, 1 तारीख से 5 तारीख तक पहला सेशन है। पहले दिन 1 दिसंबर को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, दूसरे दिन 2 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। तो इस 5 दिन के सेशन में चर्चा है 9 विधायकों की। 4 के बारे में तो चर्चा है कि एक पार्टी अपने आप को बचाने के लिए जेडीयू में मर्ज कर रही है, क्योंकि उसको कुशवाहा लीडरशिप भी डेवलप करनी है। तो 4 वो विधायक हैं। 4 की चर्चा है कि ओवैसी साहब की पार्टी के 5 में से 4 जो मैंने चर्चा सुनी है, और एक बीएसपी के विधायक की चर्चा है। ये 9 विधायक अगर नीतीश कुमार ले गए अपने पाले में, सबको तीर छाप थमा दिया सदन के अंदर, फिर आपको बचता है कि बीजेपी के हाथ में गेम बचेगा कुछ? तो आपने देखा, आपने ये नहीं देखा कि मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो जेडीयू ने अपने कोटे से 6 कुर्सियां खाली रखी, 8 ही 6 बनाए। कुर्सियां खाली रखी, 6 कुर्सियां खाली रखी है, 8 ही लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। तो 6 किस लिए बीजेपी ने रखा है? कोटा इसी फुल खेला कर लिया। तो 6 इसलिए तो रखा है, इसी खेला को करने के लिए। जी, ओबीसी आएंगे, बसपा आएगी, कांग्रेस के हो सकते हैं कुछ टूट वैसे जाए नहीं कांग्रेस के आएंगे, पास। आना होगा यदि तो उनके विधायक आ सकते हैं, अरे ओवैसी ओबीसी क्यों? मतलब उनकी पार्टी बिहार में, भाई साहब समझा जी। कीजिए। कांग्रेस के 5 हैं तो 4 टूट जाएंगे, चारों को मंत्री बना देंगे, या किसी को आयोग का अध्यक्ष बना देगा, 2 को मंत्री बना देगा। कांग्रेस के 2 विधायकों को तो कहा जाता है कि किसी मुख्यमंत्री आवास के किसी खास कृपा से सर्टिफिकेट मिला है किसी को 200-400-500 वोट से। वो आप समझ सकते हैं। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने पूरे कैपेसिटी में नहीं है। जब पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तब ये हालात हैं, जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते तो क्या करते। जी। तो ये हो सकता है आपका जो आकलन है या आपके पास जो खबर है उसमें कुछ दम है कि विधानसभा सत्र में कुछ विधायक जो हैं, जो महागठबंधन में है या किसी भी गठबंधन में नहीं है, जैसे बसपा है किसी गठबंधन में नहीं है, एआईएमआईएम के विधायक किसी गठबंधन में ही, वो टूट के, क्योंकि देखिए हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवाना होता है। 5 सालों में आप चुनाव जीत के आए हैं तो विगत 5 सालों में आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करवाने हैं, डेवलपमेंट करवाने हैं। तो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, तो वो जेडीयू के डर से कह रहे हैं, नीतीश कुमार के डर से कह रहे हैं। एक मैं थोड़ा आपको हंसी मजाक में कह दूं, एक चुटकुला आपने नहीं सुना होगा कि बचपन में सर से डरे, उससे डरे, भगवान से डरे, माँ बाप से डरे, भले पत्नी के नाम क्यों नहीं लिया, तो डर के मारे। तो वही है ओबीसी साहब डर से कि भाई 4-5 जीते हैं यही तोड़ लेगा। तो छोटे पार्टियों के साथ यही होता है, अभिषेक जी, डर होता है कि उसको जो है बड़ा मछली निकल ना जाए। छोटे मछलियों को बड़ा मछली आसानी से निकल जाती है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, इसी डर के आगे बंगला है, इसी डर के आगे बंगला है। हाँ। क्या है चलिए सर्कुलर रोड की माया? एक लाइन में बताइए हमारे दर्शकों को, क्या है सर्कुलर देखिए, रोड की माया कि इतना घबराती है बीजेपी? देखिए चाचा, देखिए नीतीश कुमार, देखिए एक बात आप जान जाइए
कि लोग ये कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी साथ है, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। नीतीश कुमार पलट जाए, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। नीतीश कुमार का तो कैरेक्टर रहा है, नहीं समझे आप, पलटने की कैरेक्टर रहा है। ये आप ही कहते हैं ना कि नीतीश कुमार पलट जाए तो कोई बड़ी खबर नहीं है। हम तो कहते हैं वो पलटते ही नहीं है। भाजपा और राजद पलटवा देते हैं। कभी नहीं कहते, वो तो अपनी कुर्सी पर अभी भी है, वो कहाँ पलटते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि दूल्हा, आपत्ति होती है कि आप क्यों नहीं कहते हो पलट जाए, हमने पलटते देखा ही नहीं है उनको। नीतीश कुमार कहते हैं कि दूल्हा हम ही है, बारात सिर्फ चेंज होता है। बारात कोई हो, दूल्हा तो वही बनेंगे। पंडित जी भी चेंज होते हैं क्या? पंडित जी भी दिखते हैं, चेंज हो जाता है एक दो। सबसे अच्छे विजय चौधरी है, सबसे अच्छे विजय चौधरी जी हैं। नीतीश कुमार के वफादार, हमारे साथ एनडीटीवी पे थे इस बार। तो मैंने कहा कि एम फैक्टर, तो बोले ऋषि जी बहुत साधुवाद आपको कि एम, मैंने तो MY कहा जाता था, मुस्लिम और यादव, आपने एम मतलब महिला तो कम से कम कहा, एक फैक्टर तो माना। जी। तो बहुत सुलझे हुए नेता है नीतीश कुमार के आसपास जो है, एक दो लोगों को छोड़ दीजिए तो सुलझे हुए नेता है। जी, विजेंद्र आज यादव भी नीतीश कुमार आज प्रासंगिक बने हुए हैं, उनमें उनके सहयोगी का ही बड़ा रोल है इसमें। विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं। ऋषि जी, ये बड़ा आश्चर्य हुआ, नीतीश कुमार के कोर वोटर्स में एक पसमानदा वोटर्स है, एक भी पसमानदा मंत्री नहीं बने हैं। गुलाम गौस विधान पार्षद है उनके। क्या आपको लगता है आने वाले विस्तार में एक पसमानदा को, चाहे MIM से कोई आए चाहे गुलाम गौस हो, किसी न किसी को जगह मिल जाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बात आपने बिल्कुल सही कहा। यदि अभी सीमांचल के पूरे यदि नतीजों को आप एनालिसिस करें तो वहां के मुसलमानों ने जेडीयू को दिल खोल कर वोट किया है, और खासकर मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो हैं नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि जब कैबिनेट रिसफल हो, नए लोग को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसमें पसमानदा समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को कैबिनेट में जगह मिले, चाहे वो गुलाम गौस साहब हो, क्योंकि पुराने नेता हैं। तमाम परिस्थितियों इफ एंड बट के बावजूद भी वो नीतीश कुमार के साथ बने रहे। वक्फ वाले मामले में आपने देखा होगा किस प्रकार से रिएक्शन आया था, उसके बावजूद भी वो जेडीयू के साथ बने रहे, लालू यादव से ही मिलने गए तो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। तो गुलाम गौस या कोई भी एक कोई पसमानदा जो विधायक होंगे, चाहे जेडीयू के हों या AIMIO के हों, उनको उसमें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। जी चलिए देखते हैं कैबिनेट में जगह किसको दी जाती है। लेकिन आने वाले वक्त में कैबिनेट रिसफल यानी कैबिनेट विस्तार होगा या कैबिनेट पुनर्गठन होगा, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। पुनर्गठन होगा तो 10 सर्कुलर रोड की भी भूमिका हो सकती है क्या? हम फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार की सियासत में पहले स्पीकर का चुनाव हो जाने दीजिए और फिर नीतीश कुमार अपने चिरपरिचित अंदाज में बैटिंग करने के लिए ना आए, भला ये हो कैसे सकता है? ऋषि जी अभी ये बात सुनकर सर खुजाने लगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी सर खुजाएगी कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया। देखते हैं, क्योंकि अब राजभवन से कोई खेल नहीं हो सकता। चाह कर भी राज्यपाल महोदय नीतीश कुमार के कार्यकाल में नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करने के लिए अब नहीं कह सकते, जो नई व्यवस्था कोर्ट की तरफ से की गई है। पहली बार जो कहना था वो मौका गंवा ही दिया, और वो कहने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि 202 का बहुमत है। आगे वो कह नहीं सकते। अपनी मर्जी से नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना हो तो कर लेंगे, अन्यथा वो पूरे 5 साल में नहीं कर सकते। जिनको दिक्कत होगी वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और उनके अंदर अगर सामर्थ्य हो, 122 का नंबर हो, तो सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन सरकार गिराना और सरकार बचाने के खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में कौन सा राजनीतिक दांव चलते हैं, और इस दांव में बिहार की बंगला कंट्रोवर्सी की कितनी बड़ी भूमिका होती है। आज इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।